Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. The today's topic for discussion is Elements of a Valid Contract from Unit 9 Legal Aspects of Business UGC Net Commerce. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. In previous video, we discussed what is a contract. So once again, we'll see the meaning of contract. An agreement enforceable by law is a contract. तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले कि वो अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरी लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए बाय लॉ. जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. इसके अलावा सेक्शन 10 में कुछ एलिमेंट स्पेसिफाई किए गए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि उसके लिए सेक्शन 10 क्या कहता है. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात कह रहे हैं फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ जो अग्रीमेंट साइन कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए. वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्रेसली लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, इनवैलिड ना ठहराया गया हो. तो आइए देखते हैं इन सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन. सबसे पहले आता है अग्रीमेंट. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा, जब वो अग्रीमेंट होगा. अग्रीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जब एक लॉफुल ऑफर दिया जाएगा और लॉफुल एक्सेप्टेंस होगा, दैट विल रिजल्ट इन एन अग्रीमेंट. लॉफुल का मतलब क्या है कि वो सेटिस्फाई कर रहा हो रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. सेकेंड एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की. अगर जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. जैसे कि डोमेस्टिक और सोशल अरेंजमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें जनरली पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की. जैसे कि एग्जांपल देखिए, सपोज इन एन अग्रीमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, द हस्बैंड अग्रीज टू बाय हिज वाइफ अ ब्रेसलेट इफ़ शी टाइप्स अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर हिम. Probably represents consideration in the literal sense but is lacking an intention to create legal obligation. मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अगर मेरा ये काम करोगी तो मैं बदले में तुम्हें ब्रेसलेट दूंगा. तो अगर हम नॉर्मल सेंस में सोचे तो हमें लगेगा कि ये कंसिडरेशन है कि वो काम कर रही है, उसके बदले में कुछ दिया जाएगा उसको. बट यहाँ पर दोनों हस्बैंड और वाइफ की दोनों में से किसी की इंटेंशन नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें. तो ये एक तरह का डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है. तो इसलिए यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है. लेकिन जब कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पर जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होगी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि दे डोंट वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसमें इंटेंशन नहीं मानी जाएगी टू क्रिएट लीगल रिलेशन. और सिमिलरली अगर आप डोमेस्टिक अरेंजमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई करते हो कि आप लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो वहाँ पर इंटेंट मानी जाएगी टू क्रिएट लीगल रिलेशन. नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब होता है जो प्राइस पे किया जा रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे कर रही है. जैसे मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी बेचूंगी तो मैं बदले में क्या चाहती हूँ, बदले में मैं उसके लिए प्राइस चाहती हूँ. तो वो एक लॉफुल कंसिडरेशन जो है वो हो जाएगा. एक एग्रीमेंट तभी लीगली एनफोर्सेबल होता है जब दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको कुछ मिलता है बदले में, ठीक है, जिसको हम क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है. तो साथ में एक और चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन हमेशा मनी के टर्म्स में हो. कंसिडरेशन उन टर्म्स में भी हो सकता है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो बदले में मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा. यहाँ पर कोई प्राइस पे नहीं किया जा रहा है, पर बदले में दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा है. या ये भी हो सकता है
कि मैं ये नहीं करूँगा। बस एक चीज़ का ध्यान में रखना होता है कि जो भी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब दूसरी पार्टी को बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही मनी की टर्म्स में और ना ही वैसे, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। वॉइड का मतलब है इनवैलिड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। अब यहाँ पर हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब क्या है, सेक्शन 11 स्पेसिफाई करता है कि हर पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसको देखा गया है 3 सेंस में। मतलब वो पर्सन कब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जब उसने मेजॉरिटी की एज जो है वो अटेन कर ली है, ठीक है, जब वो साउंड माइंड का है, अगर वो साउंड माइंड का है तब भी। जनरली जैसे बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज जो हैं पर्सन्स वो माइनर कंसिडर किए जाते हैं, तो वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम साउंड माइंड की बात कर रहे हैं तो एक ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन या किसी और इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में अगर पर्सन होगा तो वो पर्सन साउंड माइंड का नहीं माना जाएगा। लास्टली, who is not disqualified from contracting by any law like alien enemy, foreign convicts, foreign ambassadors, ठीक है, ये सब पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाइड माने जाते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फुलफिल ना करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 23 कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का वो फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, लॉ से फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से दूसरे पर्सन को कोई इंजरी या प्रॉपर्टी को भी कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक रीज़न की वजह से कोई भी एक रीज़न पाया जाता है तो वो अग्रीमेंट जो है अगेन क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना फ्लैट जो है वो रेंट पर दे देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अ बॉम्ब, तो ये जो है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं ठहराया जाएगा। तो बेसिकली जैसे अभी हमने कंसिडरेशन की बात की थी, वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हम बात करते हैं कि जो दो पार्टीज़ हैं ना, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। उनकी कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाएगी, अगर वो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के थ्रू ली गई है, ठीक है। अगर पहले 4 रीजंस हैं, मतलब कोअर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है और मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर मिस्टेक की वजह से जो है कंसेंट वो हुई है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना ये है कि कंसेंट जो है, मतलब दोनों पार्टीज़ की मर्जी होनी चाहिए कि वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वो किसी इन्फ्लुएंस में, प्रेशर में आकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। तो उनकी कंसेंट जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंसिस्ट नहीं करता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन हो, लेकिन कुछ केसेस में स्पेसिफाई किया है लॉ ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हमेशा इन रिटन फॉर्म ही होने चाहिए। जैसे इंश्योरेंस है वो रिटन में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो टाइम बार्ड डेट होता है हमारा, वो भी हमेशा रिटन में ही होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं An agreement to make a gift for natural love and affection must be contained in the form of a deed or else the agreement will be unenforceable। मतलब आप किसी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हो बिना किसी पैसे के, मतलब एज अ गिफ्ट, तो वो भी आपका रिटन में होना चाहिए। अगर वो रिटन में नहीं होगा तो उस केस में फिर से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सेक्शन 29 कहता है द अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। मतलब जिनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी अनसर्टेनिटी है या एम्बिग्विटी है,
क्लियर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ए अग्रीड टू सेल 10 मीटर्स ऑफ क्लोथ टू बी, हेयर इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक वॉज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से फैब्रिक के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है, सर्टेनिटी नहीं है फैब्रिक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। नेक्स्ट वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 कहता है एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। कोई भी एक एग्रीमेंट आप साइन करते हो और उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसा मेंशन्ड है जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कोई आपको कहता है कि मैं आपको ट्रेजर ढूंढ के दे दूंगा मैजिक के थ्रू, तो वो इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चाहे वो एक्ट फिजिकली परफॉर्म करने के लिए लायक ना हो या लीगली, एनी हाउ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किए हैं कि ये वॉइड हैं। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है जिसमें आप किसी की शादी को रोक रहे हो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड बिजनेस करने के लिए रोक रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, वेजर का मतलब होता है बेटिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड ठहराए जाएंगे। मतलब लॉ ने उनको ऑलरेडी मना किया हुआ है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते हो, और आप फिर भी करोगे तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं, और अगर आप उनके लिए साइन करोगे तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो फटाफट से एक ओवरव्यू देखते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं अभी हमने कवर किए हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने बात की एग्रीमेंट की, जिसमें हमने कहा एक लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस जो है वो होनी चाहिए। सेकेंडली, दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब जो समथिंग इन रिटर्न है वो होना चाहिए और वो लीगल होना चाहिए, जो भी आप उसको बदले में दे रहे हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर लीगल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो अगेन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में लॉ ने स्पेसिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होगा तभी चलेगा, और कुछ केसेस में अगर ओरल में भी होता है तो भी चलता है। तो एज पर द लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो है, वैसे प्रेफर ये किया जाता है हमेशा कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो पॉसिबल हो वो करना, अगर इम्पॉसिबल होगा करना तो अगेन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड लास्टली, लॉ ने उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया हो तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। तो ये थे हमारे 10 एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।